मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे पास प्रेसिडेंट श्री शैलेंद्र सदन जी से कि हमारे आज के स्पीकर हमारे चेयरमैन धर्मेंद्र भैया को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। पूमा का है आज का प्रोग्राम मैं माइक हमारे अध्यक्ष जी को देता हूँ कि आज के प्रोग्राम के विषय में कुछ बताएं। शरद जी ये बड़ा माइक वहां पर डाल। आज का फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। हम लोगों ने अभी तक स्टडीज करके ग्रुप डिस्कशन सारे सब कुछ देखे होंगे, लेकिन आज का फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट रहेगा और हम आपसे निवेदन करेंगे इस बारे में कि आप लोग इस फॉर्मेट को अगर फॉलो करेंगे तो हम लोगों के लिए जो है बेटर रहेगा ना। तो फॉर्मेट ये रहेगा कि एक एक करके सबको अपनी राय देनी है। पहली बात तो ये कि कोई छूटना नहीं है, मतलब कोई ये सोचे कि हम नहीं बोलेंगे, ये पॉसिबल नहीं है ना। एक चीज। दूसरी चीज ये कि जो बिंदु एक बार ले लिया गया उस बिंदु को रिपीट नहीं करना है। उसके अलावा कुछ भी आप बोलिए लेकिन उस बिंदु को रिपीट नहीं करना है। तो अब आप सोचेंगे इतने सारे बिंदु कहां से आएंगे, तो यही आपकी काबिलियत है केवल कि नए बिंदु आपको ढूंढ रहे हैं, है ना। और एक तरफ से चालू करेंगे, मतलब जैसे जो सीट खाली उनको छोड़ के जो जो सीरियल से आता जाएगा एक तरफ चालू करेंगे। तो इसमें किसी को कोई मौका नहीं मिलना है छूटने का, सबको ही बोलना पड़ेगा। और हमने आज एक फोटोग्राफर की अपनी व्यवस्था की हुई है कि होता क्या कि हम अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो उसमें भी हम चाहेंगे कि आप लोगों के जो विचार हैं वो आए। तो वो यहाँ पर वो रखा रहेगा, माइक रखा रहेगा, तो उसको आपने कॉलर में लगा लेंगे और बोलेंगे, साथ में हमारे फोटोग्राफर बंधु जो है जो उसको रिकॉर्ड करते रहेंगे, है ना। सबकी अलग अलग रिकॉर्डिंग होती रहेगी और हम लोग इसको अपना उसमें यूट्यूब चैनल में भी हम लोग डालेंगे और कल इसको न्यूज में भी डालेंगे, अखबारों में भी। और तीसरा जो मुख्य सबसे महत्वपूर्ण काम है वो कि इसको एक प्रतिवेदन बना के और मिनिस्ट्री को प्रेषित करेंगे सारे बिंदुओं को लेके। अभी कुछ बिंदु हो सकता है अखबारों में छूट जाए भेजने से, लेकिन सारे बिंदुओं को लेके हम लोग, मतलब ऐसा कोई बिंदु नहीं जो आप लोग कहें और हम लोग भेजें ना, ये संभव नहीं है। मतलब सारे, और उस फिर जो प्रतिवेदन भेजेंगे यहाँ पर अपने जो इनकम टैक्स बार एसोसिएशन का जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें भी डालेंगे कि ये प्रतिवेदन हम लोगों ने भेजा है। तो अगर कोई चीज बिंदु रह जाए तो फिर भी आप बता सकते हैं, फिर हम लोग फर्दर भेज देंगे। ऐसा नहीं, मतलब उसके अडेंडम भेजा नहीं जा सकता है ना। तो प्रयास हम लोग ये करेंगे कि सारी चीजें, सारे बिंदु आ जाए और थोड़ा आज बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हम लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे चालू करें। आइए। मेरा सुझाव ये है कि सैलरी पर्सन को जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है उसको 1 लाख तक कर दिया जाए, क्योंकि लिमिट तो 12 लाख की हो गई है, इसलिए थोड़ा इसका भी स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए। बस मेरा तो यही कहना है। ठीक। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे चेयरमैन साहब को, धर्मेंद्र जी को, अध्यक्ष जी को, मनीष जी को और शरद सिंगल जी को और दीन मिश्रा जी को कि जिन्होंने आज ये प्रोग्राम रखा और हम लोग के सुझाव मांगे हैं। ये बहुत अच्छा कदम है और इसकी मैं सराहना करता हूँ। तो मेरा सुझाव ये है कि सर, जिस तरह से हम लोग का असेसमेंट होता है इनकम टैक्स में, उसमें लिमिटेशन होती है कि सर जैसे हम 1 साल का पीरियड होता है, 148 होता है तो 1 साल का पीरियड होता है, और अगर 142 में शूटिंग ले जाता है तो भी लिमिटेशन होती है कि इसके में उसको केस खत्म करना है। तो हमारा सुझाव ये है कि जैसे इसी तरह का लिमिटेशन पीरियड जो हमारी अपीलें होती हैं, बहुत साल से पेंडिंग पड़ी है, 5-5 साल 6 साल से, तो उसमें कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। तो अगर उसमें भी लिमिटेशन पीरियड लॉन्ग हो जाए कि सर ये अपील अगर दाखिल हुई है तो हमारी 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर इसका निस्तारण कर दिया जाएगा, तो टैक्स पेयर को आराम होगा और हम लोग भी आराम होगा। जो डिमांडें खड़ी है वो जल्दी खत्म होगी और हम लोग आगे भी जा सकते हैं उसके लिए, जैसा भी फैसला होगा। तो यही मेरा सुझाव है सर। मैं MP वाजपेयी हूँ। मेरा ये सुझाव है कि जो एक्स्ट्रा शिफ्ट अलाउंस है डिप्रिसिएशन पे है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नाइट शिफ्ट का अलग है, उसका अलग है, इसको एक रेशनलाइज किया जाए। धन्यवाद भैया। मेरा नाम शिशिर शुक्ला है। मेरा सजेशन ये है भैया कि 43BH का जो सेक्शन है इसमें एक तो जो नंबर ऑफ डेज 45 डेज या पहले तो देखा जाए तो 15 दिन की बात है। 15 दिन प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है पेमेंट करने के लिए, और 45 दिन भी अगर कहें तो 45 दिन भी प्रैक्टिकली नहीं, क्योंकि नॉर्मली जो 60 डेज की तो आपकी क्रेडिट्स होती ही होती है। तो इसको 45 से जो पहले 90 दिन का था इसका समय 90 दिन का कर दिया जाए। एक दूसरी चीज ये है कि जो MSME से रिलेटेड जो इकाइयां हैं वो परचेज तो करती है, वो तो मान लीजिए MSME से परचेज करती हैं, सेल करती हैं, वो करती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पेमेंट आती है लेट, तो उनको पेमेंट तो करना होता है वही
नॉर्म्स के हिसाब से 45 दिन उनका डिसअलाउंसेस होते हैं और उनको पेमेंट मिल नहीं पाता है। तो ये दो इश्यूज हैं कि या तो अगर मान लीजिएगा करना है तो बोथ वे होना चाहिए, गवर्नमेंट भी उनको पेमेंट टाइम पे करे थे। अगर ये जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन गवर्नमेंट के ऊपर भी अप्लाई कीजिए। थैंक यू। बिल्कुल। धन्यवाद दीप जी। मैं राजीव गुप्ता, पूर्व महामंत्री कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन। मैं सबसे पहले तो धर्मेंद्र जी का स्वागत करता हूँ। धर्मेंद्र जी ने पहले ही एक पॉइंट रखा है कि क्या कुछ प्रोविजन ऐसे भी हैं जो हटाए जाने चाहिए या संशोधन करने चाहिए। हाँ। तो शिशिर भाई ने हमारे वो पॉइंट ले आए हैं, लेकिन इन्होंने उसको कंडीशनल लाया। मैं चाहता हूँ कि एमएसएमई का जो कानून आया है, ये आया क्यों है? इनकम टैक्स जो है, इनकम पर टैक्स लगाने के लिए इनकम टैक्स बना हुआ है। तो जो एमएसएमई कानून के अंतर्गत इन्होंने जो पेमेंट नहीं हो रहा है उस पर इनकम टैक्स लेने लग गए हैं, ये किस तरह से? ये कोई इनकम तो हुई नहीं। ये दो लोगों का, दो व्यापारियों का आपस का अंडरस्टैंडिंग था, जो पहले भी चलता था कि 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि एक व्यापारी, मैन्युफैक्चरर जिससे व्यापारी माल खरीदता है तो आगे वो बेचता है, यहाँ उधार लिया वहां उधार बेचा। अब जब वो पेमेंट आएगा तो पेमेंट आगे कर देता था, आराम से व्यापार चल रहा था। कुछ लोगों ने कुछ गड़बड़ किया, जिस वजह से ये एमएसएमई एक डिपार्टमेंट बनाया गया, गवर्नमेंट ने बनाया। उस डिपार्टमेंट का काम यह था कि जो इस टाइप की चीटिंग कर रहे थे उनसे पैसा दिलाया जाए। तो वो डिपार्टमेंट काम कर रहा था ना, अगर नहीं कर रहा था तो उस डिपार्टमेंट को और सख्त बनाया जाए। लेकिन उस पर इनकम टैक्स लेने का कोई प्रावधान होने नहीं चाहिए। ये तो गैर कानूनी काम हो गया, मतलब ये तो संविधान के विपरीत है। ये सेक्शन कुल मिला के। तो मेरी केवल ये राय है कि इसको सख्ती से पेश वहां वित्त मंत्री महोदया को बताया जाए कि इसको हटाया जाए। बिल्कुल ठीक बात। आपको पैसे दिलाने हैं, कोई चीटिंग कर रहा है तो उसके लिए आप दूसरे कानून करिए। आप जो नहीं दे रहा उसको जेल भेज दीजिए। आप इनकम टैक्स क्यों लेंगे आप उससे, और फिर ब्याज दिलाएंगे आप कौन होते हैं भाई? ये व्यापारिक आपसी समझौते हैं, तो उनको आपस में करने दीजिए काम को। बस ये मेरी राय है कि इसको बिल्कुल। डिग्नेटरीज ऑन द डायस, साथियों, मेरे बहुत दो छोटे छोटे सुझाव हैं असेसमेंट प्रोसीजर को लेकर। हम लोग सब स्क्रूटनी कराते हैं, तो स्क्रूटनी में जो नोटिस है, या तो आप अगर केस स्क्रूटनी में आ गया है तो आप अकाउंट चेक करते रहिए, या फिर अपनी मेल चेक करते रहिए। तो मेल में जनरली आता नहीं है धर्मेंद्र भाई, और आपको मालूम होगा सबके पास मोबाइल है, आदमी एसएमएस या व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर देखता है। तो एक सुझाव जाना चाहिए कि कई बार क्या होता है, डिपार्टमेंट में आपने रिप्लाई लगा दिया, मैंने एक रिप्लाई लगाया 14 अगस्त को, आज तक डिपार्टमेंट सो रहा। अब अगर उसको शो कॉज नोटिस देना या कुछ मुझसे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं रोज रोज देखता हूं, जो कभी कभी छूट जाता है। तो एक तो सर इसमें अगर एसएमएस का प्रावधान हो जाए, क्योंकि आदमी व्हाट्सएप अपने रोज देखता है। दूसरा, इसी तरह जैसे ऑर्डर शीट जो होती है, पहले जब हम लोग स्कूटनी कराते थे तो हमें ऑर्डर शीट मिल जाती है। आज लोगों का कहना है कि ऑर्डर शीट नहीं होती है, जबकि ऐसा नहीं है धर्मेंद्र भाई। अगर आपको ऑर्डर शीट चाहिए तो आपको स्पेशली रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। जब हम ट्रांसपेरेंट युग में जी रहे हैं, अपने को ये कहते हैं कि सर हम पार्टनर हैं नेशनल बिल्डिंग में, तो जिस तरह से आप हमें ऑर्डर देते हैं उसी तरह ऑर्डर शीट की कॉपी दे दीजिए, हमें मांगने क्यों पड़े। क्योंकि ऑर्डर शीट में कई बार ऐसा हुआ है कि अपील में बड़ा फायदा हुआ है कि मैंने कहा कुछ, उन्होंने ऑर्डर शीट में लिखा कुछ। तो अगर ये थोड़े से चीजें हैं ये कर दीजिए। अशोक शुक्ला जी, मेरा सुझाव ये है कि फेसलेस व्यवस्था के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी रह जाती हैं जो हम सामने ही डिस्कस हो पाती हैं। और असेसमेंट का सीधा मतलब भी यही है कि ऑफिसर और काउंसिल या मुवक्किल जो भी, ये सामने बैठ के कुछ चीज़ें समझानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। जैसे अकाउंट में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने ही हो सकती हैं। तो मेरा सुझाव यह है कि कम से कम इसमें कुछ ऐसा समावेश करें वो कि कुछ तो कहीं तो अपनी बात कहने का मौका दें। पर्सनल हीरिंग का मौका जरूर मिलना चाहिए। अपील को फाइल कर दिया और साहब उन्होंने क्या समझा, हमने क्या लिखा, क्या उसका भाव था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ग्रीवेंसेस सेल में जो कंप्लेंट्सें होती हैं या रेक्टिफिकेशन के जो प्रोसीजर डाले जाते हैं,
तो उसमें बहुत पेंडेंसीज पड़ी रहती हैं, उसका क्या सोल्यूशन है, और जल्दी से क्विकली जो है वर्किंग नहीं होती है, उसके लिए जो है सजेशन जाना चाहिए कि जो है क्विक वर्किंग हो। ठीक है। थैंक यू। नमस्कार, मैं विनोद सिंह सचान एडवोकेट, मंचासीन अधिकारी पदाधिकारीगण, हमारे सदस्यगण, मैं एक चीज का एक निवेदन ये करना चाहता हूँ, जो हमारा जीएसटी में 2B और 2A है, इनमें से कोई एक होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पार्ट एक ही है, सेल से संबंधित ही है, तो इसमें से एक को हटाना चाहिए और एक ही रहना चाहिए, चाहे 2A हो या 2B, दो में से। और दूसरा एक चीज और है, जो टीडीएस होता है, जो टीडीएस कटता है, वो जमा किया जाता है, तो जो 10 पे शो करता है, सामूहिक रूप से जमा कर दिया जाता है, जैसे गवर्नमेंट से कंसर्न, गवर्नमेंट अकाउंट, जैसे ट्रेजरी से डिपॉजिट होता है। तो जो टीडीएस का जो चालान है, तो वो चालान जो है, जब मैनुअल जो उसको करेक्शन के लिए जो डाउनलोड करते हैं, तो मैनुअल वो अटैचमेंट नहीं होता, ऑनलाइन अटैचमेंट होता है। ऑनलाइन से चालान वो अटैचमेंट होता है, लेकिन मैनुअल जो हम यूटिलिटी में डाउनलोड करते हैं, यूटिलिटी में वो एडजस्टमेंट नहीं होता। तो ये सुविधा उसमें आनी चाहिए प्रोसेस में, यही हमारा कहना है। ठीक है। मेरा नाम एडवोकेट राजकमल गुप्ता है और मैं मंच पे उपस्थित हमारे सभी आदरणीय सदस्यगणों का और अधिकारियों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये मौका दिया हमें कि हम अपनी बात को जो है रख सकें। इसमें मेरे 2-3 छोटे छोटे सुझाव हैं। सबसे पहली चीज़ तो जैसे जीएसटी, अभी उस दिन भी हम लोग 18 तारीख को जो हमारा सेमिनार हुआ, उसमें ये बात निकल के आई कि साहब जो ये अपील के लिए जो हम ला रहे हैं, जिसके लिए हम लोग इतने समय से प्रयासरत थे कि साहब ये हमारा ट्रिब्यूनल बन जाए और ये हो जाए, लेकिन उसके बाद जो निकल के जो आया है वो इतना टीडीएस प्रोसीजर है कि उसको कर पाना, उस दिन भी हम लोगों ने ये असेसमेंट किया था कि साहब ये लगभग बहुत मुश्किल होगा। तो मतलब ये जो इस तरह की इतनी सख्त प्रक्रिया जो है, उस पर जैसे बात भी हुई थी, जो स्पीकर आए थे उन्होंने भी बोला था कि भाई हम लोग इसको सरकार के नोटिस में लाएं जल्द से जल्द, ताकि मतलब ये कि प्रोसीजर शुरू होने से पहले इसका कुछ निदान निकल सके। क्योंकि एक बार जब शुरू हो जाती कोई चीज, तो ये होता है कि साहब ये तो प्रैक्टिस में चल रहा है, तो अब आप ही को समस्या हो रही है, सारे लोग तो कर रहे हैं, आपको स्पेशल समस्या हो रही है। तो ये नौबत ना आने पाए, उससे पहले हम लोग इतनी अच्छी तरह से इसको मतलब उठाएं कि ताकि जो वहाँ पे जो भी अधिकारी हैं जो इसके ऊपर निर्णय ले सकते हैं, वो इस प्रक्रिया को इतना आसान बनाए कि ये प्रक्रिया वास्तव में करी जा सके। ऐसा ना हो कि कोई चीज नियम बन जाए और पता चला कि साहब उस नियम को हम लोग एक्सरसाइज कर ही ना पाए। तो इसके ऊपर जो है थोड़ा सा स्पेशल फोकस दिया जाए, क्योंकि बाकी ये सुझाव तो हम लोग देते ही रहते हैं हर साल, पहले बजट के पहले भी चर्चा करते हैं, बजट के बाद भी चर्चा करते हैं, और वो सब आया गया हो जाता है, जो उन्हें करना होता कर देते हैं। लेकिन ये एक चीज ऐसी है जो अभी शुरू होने जा रही है, और शुरू होने के पहले ही हमको पता चल गया है कि इसमें कितनी अच्छी इसमें संभावनाएं हैं और क्या क्या दिक्कतें हैं इसमें, तो कम से कम इस पे ध्यान दिया जाए। दूसरा एक मेरा सुझाव ये है, शायद हो सकता है अपनी फील्ड से रिलेटेड ना हो, कि जैसे कि जो हम लोग देखते हैं कि साहब जो हमारे यहाँ पे बजट में जो भी एक्सपेंडिचर होता है, वो हमारा जो एजुकेशन पे और जो हेल्थ पे जो होना चाहिए वो अभी नहीं है। मतलब एजुकेशन पे आप देखेंगे बहुत कम होता है, और आपका स्पेशली अगर आप मेडिकल एजुकेशन पे देखें, तो मेडिकल एजुकेशन में अभी भी जो हमारी जितनी आबादी है, जिस हिसाब से रेशियो होना चाहिए, उस हिसाब से बहुत कम रेशियो है। पता चला कि लोगों को प्राइवेट में तो सीट आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी सोच ही नहीं सकता है कि अपने बच्चों को प्राइवेट सीट में पढ़ाएं। विदेश भेजना भी हर एक के बस की बात नहीं है। तो जिस हिसाब से छोटे छोटे देश हैं यूरोप के, जहाँ पे कि लोग धक्के खाते हैं जाके मेडिकल एजुकेशन के लिए, और इसी तरीके से आपकी जो टेक्निकल एजुकेशन है उसमें क्या कॉलेज तो आपने 1000 खोल दिए, लेकिन आपकी क्वालिटी नहीं है वो, तो पता चला कि साहब वो जो है पढ़ के डिग्री लेके आदमी घूमता रहता। तो इसके बारे में भी अगर हम लोग कुछ सुझाव दे सके तो बहुत अच्छा है। ठीक बात, धन्यवाद। हमारा सुझाव बहुत ही सामान्य स्तर का है, एसएससी स्तर का है। एक तो हम सभी को पैन और आधार लिंक कराने में बहुत समस्या आती है। अगर एक ही पैन 2 लोगों का अलॉट है, तो उसमें से जो अपने आधार से पहले लिंक कर लेता है वो उसी के से लिंक रहता है, दूसरा व्यक्ति फिर
टहलता रहता है, उसका लिंक नहीं होता है, या तो वो अपना एक पैन कैंसिल करे, दूसरा नया अपना पैन ले। तो इस दिशा में भी गवर्नमेंट को विचार करने की जरूरत है, जिससे कि आम जनता को पैन और आधार लिंक होने में जो समस्या हो रही है वो दूर हो और उनको आसानी हो। और गवर्नमेंट पैन और आधार लिंक कराना आवश्यक भी किए हुए है, तो इसलिए इसमें आसानी होनी बहुत जरूरी है एसएससी के लिए। दूसरा हमारा सुझाव है टीडीएस रिटर्न जब हम लोग रिवाइज करते हैं तो उसमें जो भी फाइल डाउनलोड करते हैं अनावश्यक रूप से बहुत सारा जो पासवर्ड वो फाइल को ओपन करने के डालना होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन होता है। उस पासवर्ड को या टीडीएस रिवीजन की प्रक्रिया को आज की तारीख में भी सरल किए जाने योग्य है। ठीक बात। ये हमारे दो बहुत ही एसएससी स्तर के सुझाव थे। ठीक बात। इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ। सब मंच पे बैठे हुए सभी पदाधिकारियों को मेरा नमन और साथ में उपस्थित सभी लोगों को नमन कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं जो बजट आ रहा है उसके बारे में कुछ अपनी राय दूँ, अपने सजेशन दूँ। मेरा सजेशन इनकम टैक्स असेसमेंट प्रोसीडिंग से संबंधित है। इनकम टैक्स असेसमेंट प्रोसीडिंग में ऐसा है कि आपने रिटर्न भर दी और उसके बाद आप शांत बैठ जाते हैं। 1% या 2% लोगों को ही खाली हियरिंग का मौका मिलता है। तो कितने सालों से ऐसा ही चला आ रहा है। इस वजह से कितने ही हमारे जो साथ के कोलीग हैं उन लोगों को भी मौका ही नहीं मिलता है असेसमेंट प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो और साथ में ही जो रिटर्न में हमने भर दिया उसी को गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है, इनकम टैक्स वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसमें कहाँ कमियां हैं, क्या गलतियां हैं, क्या उसमें फ्रॉड है, क्या कुछ किया है किसी ने, इसका पता ही नहीं लग पाता है। खाली 1-2% के असेसमेंट से आप पूरी चीज़ की जानकारी नहीं ले पाते हैं। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए भी और साथ में प्रोफेशनल्स का वर्क भी बढ़े, इस चीज़ को देखते हुए कम से कम हर 3 साल में 1 साल हर एक को असेसमेंट प्रोसीडिंग में जरूर नोटिस मिले और उसकी हर साल स्क्रूटनी हो। ये मेरा सजेशन है और इस चीज को मैं बहुत सालों से सोच रहा था, लेकिन आज इस मंच पे मुझे मौका मिला है कि इस तरीके की बात को मैं कह के ऊपर तक पहुंचाऊं। ठीक बात। थैंक यू। ठीक बात। मंच पे उपस्थित सभी लोगों को मैं शैलेंद्र कुमार वाजपेयी एडवोकेट। हमारा जो है हमारा सुझाव ये है हमारा सुझाव ये है कि जो रिटर्न फाइल करने की डेट दिसंबर रख दी गई है इसको 31 मार्च तक बढ़ा देना चाहिए। ये मतलब विलम्ब शुल्क के साथ या ऐसे नॉर्मल पोजीशन पे। दूसरा सुझाव ये है कि जो हमने पिछले वर्ष के जो रिटर्न फाइल किए 2-2 साल पड़े हुए हैं उनका अभी तक का ना कोई उनका शो का नोटिस आ रहे हैं और ना उनका जो है रिफंड जो है आ रहा है। ये जो सुझावों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है सर, सभी लोगों को सादर प्रणाम। हमारा नाम सुरेश यादव है, मैं जीएसटी का प्रैक्टिशनर लायर इनकम टैक्स का भी सदस्य हूँ। सर, हमारा सुझाव ये है कि जैसे जो इनकम टैक्स में ये रिटर्न की प्रोसीडिंग है, जैसे कहने को तो सरकार ने कहा कि हम आपकी सरल प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन अगर जब इसको आप भरिए तो देखिए कि इतनी लंबे लंबे फार्म हैं, 20-20, 30-30, 40-40 पन्ने के हैं कि अगर उनको जनरल आदमी अगर भरता है या हम ही लोग भरते हैं तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं उसमें। तो हमारे रिक्वेस्ट है कि अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। और हमारे एक रिक्वेस्ट ये है कि जैसे जो है हम लोग बिलिंग करते हैं, जैसे गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको आईटीसी देते हैं, हम आपका आईटीसी क्लियर कर देते हैं, तो अगर गवर्नमेंट क्या करे कि हम लोगों को जैसे बिलिंग करते हैं, जैसे बिलिंग का भी सिस्टम कर दे कि हम लोग बिल करते हैं तो हमारा लोगों का भी पेमेंट अगर आ जाए पार्टी के पास तो यार बिलिंग की चोरी खत्म हो जाएगी सारी। अगर बिल पार्टी हम गवर्नमेंट हमको पैसा दे तो फिर उसके पार्टी से पैसा ले लेगा और उसके बाद जो उसके ऊपर पेनाल्टी का प्रावधान हो तो हम लोगों को सारी समस्या खत्म हो जाएगी, सारी चोरियां खत्म हो जाएंगी और जो है सभी व्यापारियों को बहुत आराम हो जाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ये क्या कहे कि जैसे आरटीसी देती है वैसे हमारी बिलिंग का भी पेमेंट का पैसा दे दे
तो व्यापार में चोरी, और हम लोग बिलिंग बहुत अच्छी तरह 1-1 रुपए का बिल काटेंगे, कोई बिल ही नहीं छूटेगा। जो अभी हम लोग 50% 70% चोरी कर रहे हैं, अभी खाली हम लोग 10-20% बिल काट रहे हैं, बाकी 80% काटते ही नहीं। तो ये राजस्व भी बढ़ेगा और पेमेंट भी हम लोगों का आ जाएगा, झंझट ही नहीं खत्म होगा। ठीक है सर, थैंक यू। मैं एक सुझाव आया है कि किसी किसी को एग्जप्ट कर दिया जाए। तो यहाँ धारा 10 नहीं लग रही है, लेकिन अगर मन में कोई विचार है तो कहने में ठीक रहेगा, हमें लगता है ना। मैं एडवोकेट विपिन राजपूत, सेल्टेक्स इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ। मंच पे मंचासीन अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, अन्य पदाधिकारी गण महोदय, सबको मेरा सादर प्रणाम। और उपस्थित हमारे पूर्व महामंत्री बड़े भाई मुकुंद गुप्ता जी, इनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हमेशा हमें मार्गदर्शन देते आए और देते रहेंगे, यही उम्मीद करता हूँ। मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि जो इनकम टैक्स का सेक्शन 139(8) है, अपडेटेड रिटर्न, इसको भरने के लिए तो भर दिया जाता है, लोग भर भी लेते हैं, लेकिन इसका सीधा सीधा जो रिटर्न फाइल करवाता है उसका यही उद्देश्य होता है कि कहीं ना कहीं हमें लोन मिल जाए, और बैंकें उसको डिनाई कर देती हैं। तो या तो इसको अपडेट किया जाए कि बैंकें मान्य करें, या ITR बंद किया जाए। बस मेरा एक छोटा सा सुझाव है, इससे प्रैक्टिशनर को दिक्कत होती है। ठीक बात। थैंक यू। का मंथली रिटर्न जाता है 3B, तो उसमें 2A मिलाना होता है, तो जो उस पे अंदर के कॉलम भरे जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए ITC 100 रुपए, तो हम 120 भर दें तो वो ले लेता है। इसको जो है रोकना चाहिए गवर्नमेंट को, मतलब इससे रोकने से ये जो मिसमैच का दिक्कत आती है 2A 3B, GSTR 1 और 3B, उस पे जो है रोक लगेगी। उस पे एक तरीके से वो, क्योंकि जो है कंपनी का सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट द्वारा मतलब चलाया जा रहा है, तो ये सजेशन जाना चाहिए कि ना उठाए, वो एक्सेस पेमेंट को ना उठाए। यही है सर, थैंक यू। सदस्यों सबका नमस्कार। मेरा एक सुझाव ये है कि गिफ्ट टैक्स में 56(2)(7) के तहत जो 50,000 गैर रिश्तेदारों को लिया जा रहा है, उसमें 1 लाख रुपया का बढ़ाने का सुझाव दे रहा हूँ। दूसरा सुझाव ये है 269SS जो 20,000 रुपये का है, उसको 50,000 रुपये तक करने का एक ही सुझाव है। और तीसरा सुझाव है 48(3) का, उसमें 10,000 है, उसको 50,000 करने सुझाव देता हूँ। ठीक, ओके। ठीक है। एडवोकेट, सम्मानित मंच एवं सभी समय सदस्य, मेरा सुझाव है कि जो इनकम टैक्स की रिटर्निंग फाइलिंग डेट है 31 जुलाई, उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि 31 जुलाई क्या है, जुलाई में अब GST के बहुत रिटर्न होते हैं, मंथली है, क्वार्टरली है, कंपोजिशन है, इनकम टैक्स की लास्ट डेट है और TDS की डेट है। तो उसको 31 जुलाई से बढ़ा करके 31 अगस्त कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहला सुझाव। दूसरा सुझाव मेरा ये है कि जो GSTR 10 फाइल करना होता है, जब लोग किसी फर्म को बंद करते हैं और वो पता नहीं ऑडिट कब करे कब ना करे, बड़ा मुश्किल होता है कि हमें उसको देखना ही होता है कि आज फर्म बंद की कि नहीं की, मेल चेक करना होता है। तो उसकी एक डेट फिक्स कर दें कि जैसे हमने कोई क्लोज फर्म बंदने के लिए डाला हुआ है, तो 1 महीने का 1.5 महीने का टाइम दे दें कि टाइम के अंदर आपको बंदी करनी है, तो लोग श्योर हो जाएंगे बंद हो जाएगी, हमें चेक करना है। तीसरा सुझाव मेरा ये है कि वर्क कॉन्ट्रैक्टर्स में, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है, मान लिया जो यूपी में उसने कॉन्ट्रैक्ट को मिला हुआ है, तो यूपी में काम कर रहा है, कल बिहार गया, कहीं असम गया, कहीं उड़ीसा गया, तो जिस जिस स्टेट में वो जाता है उसको वहाँ का GST नंबर लेना होता है। तो ऐसा ना होकर कि वो एक GST नंबर ले ले और कहीं भी काम करे, ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सुझाव है। आजकल गाड़ियों में भी जो है ऑल इंडिया परमिट वाले नंबर आ गए, प्राइवेट गाड़ियों में BS नंबर। उसी तरीके से आपका कहना है इस तरह का GST नंबर हो जाए कि ऑल ओवर इंडिया वो वर्क करे। ये बहुत बढ़िया सुझाव है आपका। और कोई? आनंद। रिस्पेक्टेड अथॉरिटीज एंड रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, मेरा सुझाव ITR-U से ही है। थोड़ा लेट आया हो सकता है, आ गया हो, फिर भी मैं, क्योंकि ITR-U में जो हम लोग रिटर्न भरते हैं, कहीं से रिफंड जहां आता है तो ITR-U एक्सेप्ट नहीं होता है। तो उससे क्या होता है कि TDS के रिटर्न है, बहुत सारे अमेंडमेंट होते AIS है, सब बहुत लेट हो जाता है। और अब बहुत से व्यापारियों में रिफंड की समस्या बनी रहती है, उनको रिफंड क्लेम नहीं होता। तो अगर ITR-U में रिफंड संबंधित भी कोई चीज बढ़ जाए जिससे क्लेम हो जाए तो अच्छा रहेगा।
मंचासी कारीगर और सभी भाइयों को नमस्कार। मेरा एक सुझाव ये है कि जैसे ये जो नोटिसेज होती है, ये लोग क्या करते हैं कि मेल पे भेज दिया, मेल पे भेज देती है, आरसीसी को पता ही नहीं, फोन पे मैसेज आ गया। तो इसमें ये होना चाहिए कम से कम एक फाइनल नोटिस आते समय लास्ट में एक फिजिकल नोटिस भी आए, जिससे ये रहेगा कि भाई आरसीसी को कम से कम पता तो होगा कि हमारे पास कोई नोटिस आया है, हमें उसका कुछ कंप्लायंस करना है। ठीक बात। जैसे असेसमेंट आजकल फेसलेस हो गया है, तो असेसमेंट मैं एक बार पहले भी कह चुका हूँ, होता एसएससी का है, तो ये ऑप्शन उसको देना चाहिए कि वो फेसलेस चाहता है या फिजिकल चाहता है। गवर्नमेंट ज्यादा चाहे तो एक लिमिट कर दे, क्योंकि फेसलेस में छोटे एसएससी के साथ वास्तव में दिक्कत होती है, उतने रिकॉर्ड्स वो प्रॉपर नहीं दे पाता, उतना वो नहीं कर पाता, और कई बार उसका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो आप हो सकता है उसके लिए आप बढ़िया राइटअप ना बना पाए, तो उसमें एसएससी सफर करता है। तो फेसलेस में कोई एक गवर्नमेंट सीमा तय कर दे कि इतने से कम का एसएससी के पास ऑप्शन है, वो क्या कर सकता है। ठीक है, धन्यवाद सर, मौका दिया, बहुत अच्छा सेशन है अपने व्यूज प्रेजेंट करने का। मेरा एक कंसर्न है डेप्रिसिएशन के ऊपर। कंपनी की बैलेंस शीट जब हम ड्राफ्ट करते हैं तो डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट और एज पर कंपनी एक्ट डिफरेंट होता है, और इस चक्कर में बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। पहले तो प्रॉफिट, मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि एज पर कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट में क्या उस पर्टिकुलर एसेट की यूजफुल लाइफ क्या डिफरेंट है क्या? हर जगह रेशनलाइजेशन हो रहा है, हर की मतलब इतनी वर्किंग बढ़ जाती है हम लोगों की, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, जब कभी बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना कंपनी एक्ट का होगा क्या इसका होगा, आर्टिकल खड़ा हो जाता, भैया इसको बताइए कैसे होना, मतलब इतना क्रिटिकल बना देते हैं इसको। उसका डेप्रिसिएशन रेट पहले तो स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडीवी के बाद फिर जब कभी बैंक असेसमेंट होता है तो कंपनी एक्ट की बैलेंस शीट है, इनकम टैक्स में प्रॉफिट दूसरा आता है, बैलेंस शीट में दूसरा है, वहां हमको प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि बताना पड़ता है कि ऐसा नहीं ऐसा है। डिफॉल्ट एक्ट एक नोशनल फिगर ले आए AS 22 में कि एक टाइमिंग डिफरेंस में एक लायबिलिटी या एसेट जनरेट करिए, उस डेप्रिसिएशन केवल अगर मान लिया टाइमिंग डिफरेंस में केवल डेप्रिसिएशन है तो उसकी एक एंट्री जनरेट करिए। अब उसका क्या इंपैक्ट आएगा? एक बड़े केस में किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब हम जाते हैं उसको बताते हैं तो उसको बताइए फिगर है क्या, क्यों आपने इसको कर लिया, उसको असेसमेंट में हमको प्रॉब्लम आती है। अब कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस कंपनी एक्ट का होगा कि कैसे होगा? जब बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन लॉस और बिजनेस लॉस, मतलब एक छोटा सा पार्ट है। यूजफुल लाइफ क्या कंपनीज एक्ट प्लस और इनकम टैक्स एक्ट की क्या एक नहीं हो सकती क्या? ये एक जो पॉइंट है ये शुरू से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। छोटी बैलेंस शीट की बात नहीं कि जब आप बड़ी बैलेंस शीट बनाते हैं या जिसका जो है फिक्स्ड एसेट बहुत हैवी होते हैं, उस केस में ये पर्टिकुलर जो डेप्रिसिएशन होता है बहुत ज्यादा डायरेक्ट इंपैक्ट मारता है, और हमको इतनी प्रॉब्लम होती है आप समझ नहीं सकते। तो मेरा ये सजेशन है कि एज पर कंपनीज एक्ट और एज पर इनकम टैक्स एक्ट, अगर हमारा बिजनेस एक, तो जो दो डिपार्टमेंट दो आई से क्यों देख रहे हैं हमारे बिजनेस को, ठीक है। तो मेरा सजेशन है कि दोनों में रैशनलाइजेशन होना चाहिए, दोनों का डेप्रिसिएशन रेट एक होना चाहिए, भले स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडीवी कर दें वो ठीक है, लेकिन दोनों का डेप्रिसिएशन रेट सेम होना चाहिए, जिससे बहुत सारे जितनी प्रॉब्लम्स है वो दूर। थैंक यू। मेरा तो ये मानना है क्लॉज 21 बिल्कुल इररेलेवेंट है। मेरे और प्रशांत भैया के बीच में व्यापार हो रहा है, मैं तय करूंगा कि मैं कितने दिन में पेमेंट करूंगा, आप एक्सेप्ट करोगे मैं कितने दिन में पेमेंट करूंगा, तो गवर्नमेंट बीच में क्या कर रही है? वो 3 गुना बैंक इंटरेस्ट रेट का हम पर इंटरेस्ट लगा रही है। अगर 15 दिन में पेमेंट नहीं हो रहा, 45 दिन में नहीं हो रहा, तो उसके दोनों क्लॉजेस मेरे ख्याल से इररेलेवेंट है। ये असेसीज के लिए बहुत बर्डन है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि बहुत सारे लिटिगेशंस इस 43BH पे खड़े होने वाले हैं, करोड़ों रुपए के एडिशंस होंगे। कैसे होगा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता फ्यूचर में कैसे सरकार इसको निपटेगी,
क्योंकि लिटिगेशंस तो बहुत होंगे इस पॉइंट पे आने वाले टाइम में। दूसरा मैं रिक्वेस्ट करूंगा धर्मेंद्र भैया से कि उस दिन 18 तारीख को हम लोगों ने सुना था ट्रिब्यूनल, चलिए 1000 पर 1 लाख मैक्सिमम 25,000 फीस है ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने की, वहां तक ठीक है। लेकिन अगर मुझे कोई एडिशनल स्टेटमेंट फाइल करना है, एडजर्नमेंट लेना है, कुछ भी लेना है, तो हर बार मेरे को 5,000 देने हैं। ये किसी भी एक्ट में कहीं भी नहीं है, इतनी ज्यादा फीस नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अगर हम स्टार्टिंग से आवाज उठाएं तो शायद बेटर होगा। एक बार अगर ये इंप्लीमेंट हो गया और सिस्टम चालू हो गया, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए अगर अभी हम लोग प्रयास करें तो ज्यादा बेटर है। थैंक यू। यहाँ पर डायरेक्ट टेस्ट और इनडायरेक्ट टेस्ट के जो प्रपोजल्स हैं वो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पर प्रस्ताव रखे हैं, क्या क्या सुझाव रखे हैं। तो डायरेक्ट टेस्ट में फिलहाल हम बोलने का प्रयास करते हैं, बताते हैं आप लोगों को। एक तो सैलरी का डिडक्शन कहा गया कि बढ़ाया जाए, 50,000 की जगह 1 लाख किया जाए। 75,000 हो गया, लेकिन उसको 1 लाख करना चाहिए। शशांक साहब ने कहा कि जैसे असेसमेंट में टाइम लिमिटेशन होती है, वैसे ही अपील में भी टाइम लिमिटेशन होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन रेशनलाइजेशन का आपने इशू उठाया था, वही मनीष जी ने बिल्कुल उसको बिल्कुल हाँ शिशिर जी ने जो बिंदु उठाया वो बिंदु 2-3 बार अलग अलग तरीके से आया। जैसे आपने ये कहा था कि भाई इसको दिन बढ़ने चाहिए, तो राजू जी ने कहा नहीं, ये प्रोविजन जो है वास्तव में ये इनकम टैक्स में तो प्रोविजन होना ही नहीं चाहिए इससे संबंधित, है ना। और शरद जी ने उसको और आगे चल के बताया कि भाई इससे आगे कितने विवाद होने वाले हैं। तो मतलब वास्तव में जब देखा होगा, जब इसके रिपरकेशंस आएंगे तो इसको व्यापारी और सरकार कैसे इसको निपटेगी, वास्तव में बहुत दिक्कत वाली चीज होने वाली है। प्रसाद जी ने कहा कि जो इनकम टैक्स की नोटिस का जो मैटर था कि भाई इनकम टैक्स की जो नोटिस हैं बार बार मेल पर चेक करनी पड़ती हैं, तो उस पर व्हाट्सएप और SMS पर भी अगर मैसेज आने लगे तो आदमी को कम चेक करना पड़ेगा। उसमें मैसेज आ गया, बाद में जाके उसने अपना चेक कर लिया। अदरवाइज होता है रेगुलर आप चेक करते रहो बाकी चीजों को। और दूसरा जो आर्डर शीट वाला मैटर था कि आर्डर शीट भी प्रोवाइड की जानी चाहिए। यहाँ पर जब हम लोग मैनुअल फिजिकली मतलब करवाते थे असेसमेंट, तो ऑर्डर शीट हम लोगों के सामने होती थी, उसमें हम लोग साइन भी करवाए जाते थे। अब ऑर्डर शीट वाला कॉन्सेप्ट लगभग खत्म है। ऑर्डर शीट आगे के लिटिगेशन के लिए हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें डॉक्यूमेंटेशन है, कि जिससे कि हम लोग कम से कम बहुत सारी चीजों की हमने क्या कहा, आपने क्या समझा, ये जो बीच का गैप है। ऑर्डर शीट की सर्टिफाइड कॉपी हाँ, देते नहीं थे। खाली ऑर्डर शीट लेके क्या सर्टिफाइड कॉपी फेसलेस में मिलती है, हाँ, आपको बहुत अप्रोच करना। हाँ, जैसे आपने भी कहा कि फेस टू फेस डिस्कस होना चाहिए। अशोक भाई साहब ने कहा कि फेस टू फेस डिस्कस होना है, जिसका मौका मिलना ही चाहिए। मतलब आदमी को पर्सनल हियरिंग का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हमेशा आप अपनी बात क्या कह रहे हैं और आदमी क्या समझ रहा है। बातचीत में ही भी आप देखते हैं सामान्यतः होता है क्या कि हम कुछ कहते हैं, आप सामने वाला कुछ समझ लेता है। तो शब्दों से कभी कभी भावनाएं व्यक्त नहीं हो पाती हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप जो है, और जब लिखा पढ़ी की बात हो तो बिल्कुल ही अलग है। आदमी कितनी अच्छी ड्राफ्टिंग कर लेगा, कितना अच्छा सेंटेंस लिख देगा, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति उतनी अच्छी ड्राफ्टिंग कर भी पावे। ग्रीवेंसल और रेड्रेसल के और जो पेंडिंग जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे 154 रेक्टिफिकेशन वगैरह की, उसमें तत्परता लाई जानी चाहिए। उनको बहुत तेजी से काम उस पर होना चाहिए। विनोद जी ने GSTR 2B और 2A के लिए कहा कि इसमें दोनों में लगभग एक ही फिगर आती, तो इसका दोनों का होने का मतलब नहीं केवल एक ही रहनी चाहिए। अब उसका कोई कानूनी पहलू होगा, वो धर्मेंद्र जी बेटर समझते होंगे, लेकिन सुझाव ये भी ठीक है। राजकुमार जी ने कहा एक तो जिस्टेट पर जो GST का ट्रिब्यूनल आया है, उसके प्रोसीजर बहुत कठिन है, उसको सरल होने की जरूरत है। जो बजट है सरकार का, वो एजुकेशन और हेल्थ पर आपका कहने का है बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। वास्तव में किसी भी समाज में अगर दो चीजों को मतलब प्रॉपर ध्यान दे दिया गया, अगर एजुकेशन पर ध्यान दे दिया गया और समाज के स्वास्थ्य पर ध्यान दे दिया गया, तो हमें लगता है कि लगभग बहुत सारी समस्याएं उसकी समाज की अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा सुझाव है। और टेक्निकल एजुकेशन में क्वालिटी, जैसे में कॉलेजेस बहुत खुल गए प्राइवेट, जैसे मेडिकल में कॉलेज ही कम है और टेक्निकल में कॉलेज ज्यादा है, लेकिन इसमें क्वालिटी नहीं है ना। क्वालिटी का कंट्रोल का कोई ना कोई सिस्टम बनना चाहिए, जिससे कि ये सब ठीक रहे।
मुकुंद जी ने कहा है आधार पैन लिंकिंग का, तो ये भी कुछ इशू होंगे इस तरह के, है ना, उनको भी ठीक करने की जरूरत है। अब तो खैर जो नए आधार नए पैन बन रहे हैं वो तो आधार बेस्ड ही बनते हैं, बिना उसके बन ही नहीं पाते हैं। लेकिन और टीडीएस रिटर्न के रिवीजन की प्रक्रिया वास्तव में बहुत कठिन है। मतलब उसका जैसे बताया इन्होंने पासवर्ड आप लिख भी लो तब भी उसमें टाइप करना बहुत कठिन है। मतलब आप 4 बार में टाइप कर पाओ, मतलब इतना कठिन, और कॉपी पेस्ट होता नहीं है। दिक्कत है कि कॉपी पेस्ट नहीं होता है, तो आपको लिखना ही है, और लिखने में कितनी बार गलती करोगे इसका कोई भरोसा नहीं है। प्रवीण जी ने बताया कि भाई आईटी का असेसमेंट प्रोसीडिंग में इसका दायरा बढ़ना चाहिए। ये मतलब इतने लोगों ने सबने बात की, सबने क्या बात की, व्यापारियों की बात की, लेकिन पहली बार किसी व्यक्ति ने अपने लिए बात की, मतलब अपने प्रोफेशन की बात की। हम लोगों को प्रोफेशन कैसे बढ़ेगा? तो वास्तव में अगर इसका दायरा नहीं बढ़ेगा, अगर इसकी स्क्रूटनी नहीं बढ़ेगी तो हम लोग करेंगे क्या? क्यों रिटर्न फाइल करने के लिए थोड़े बैठे हुए हैं। तो दायरा बढ़ना ही चाहिए। वो कैसे बढ़े? सरकार का एक इशू ये रहता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उनका इशू रहता है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से हम लोगों का बिजनेस भी तो प्रोवाइड हो रहा है, ये भी दिक्कत है। भाई हम लोगों का भी बिजनेस है, तो हम लोगों को बिजनेस प्रोवाइड हो, तो हम लोगों का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे हो, हम लोगों को व्यापार कैसे बढ़े, हम लोगों की इनकम कैसे बढ़े। जैसे कि उन्होंने सुझाव दिया है कि पेमेंट जो है डिपार्टमेंट के थ्रू आवे, गवर्नमेंट के थ्रू आवे। तो एक बार इस तरह के सुझाव आए थे कि जो टैक्स हम लोग जमा करवाते हैं व्यापारियों के, उसमें हम लोगों को पर्टिकुलर कमीशन मिलना चाहिए। तो अगर ये सिस्टम चालू हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स जमा कराना चालू कर देंगे, सरकार की टैक्स इतनी बढ़ जाएगी। हाँ, टीआरपी वाले में इस तरह का सिस्टम था कि उसको फीस देते थे, लेकिन उसमें कमीशन नहीं देते थे, फीस केवल देते थे। लेकिन अगर टैक्स पर अगर कमीशन मिलने लगे, कोई परसेंटेज मिलने लगे, जैसे कि आजकल होता है कि आप गाड़ी लेके घर से निकलते हैं, आपका चालान हो जाता है, और चालान पे जो पुलिस वाला चालान कर रहा था, कोई पुलिस वाला चौराहे पर आपको रोकता नहीं है। वो करता है कि कोई कैमरा लिए खड़ा रहता है, अपना मोबाइल लिए खड़ा रहता है, आपकी फोटो खींच लेता है, क्योंकि उससे उसको पैसे मिल रहे होते हैं। उन लोगों का 20% कमीशन होता है चालान पे। तो इस तरीके से अगर हम लोगों को कुछ मिलने लगे तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट बजट कहेगी 100 का, हम लोग 150 करके उसको दे देंगे, और रिफंड पर डिमांड इशू हो जाए। डेट बढ़ाने के लिए था। हाँ, ये 31 दिसंबर वाला थोड़ा इशू रहता है, क्योंकि हम सारे काम फाइनेंशियल ईयर बेस कर रहे होते हैं, और जब डेट रिटर्न फाइलिंग की बात आती है तो 31 मार्च को खत्म, मतलब 31 दिसंबर को खत्म हो जाती है। और इसके बाद एक चीज और बहुत गड़बड़ है, जिस पर ध्यान थोड़ा देने की जरूरत है, कि 31 दिसंबर तक ही आपको रिटर्न भी जमा करने हैं, और रिवाइज करने का भी टाइम 31 दिसंबर है। मान लीजिए 31 दिसंबर को आपने कोई रिटर्न भरा, तो उसको रिवाइज करने का टाइम आपको कहां मिला? खत्म। रात में 12 बजे बाद तो टाइम खत्म, तो आपको मौका कहां मिला रिवाइज करने का? ड्यू डेट के बाद होता है, ड्यू डेट तो पहले होती है, दिसंबर नहीं होती है, दिसंबर। हाँ, रिवाइज कर सकते हैं, इसके बाद आपको फिर अपडेटेड में जाना पड़ता है, रिवाइज नहीं होता, रिवाइज कर ही नहीं सकते हैं कहते। हाँ, मतलब हमें लगता है कि डायरेक्टर्स और इनडायरेक्टर्स में जो डेटे हैं उनको कोरिलेट करने की जरूरत है, कहीं कहीं वो आपस में उनका भी सामंजस्य बनाने की जरूरत है। मार्च तक होना चाहिए, फाइनेंशियल हर चीज में चल रहा है, तो इसमें मार्च तक होना चाहिए। सुरेश जी ने बताया कि रिटर्न बहुत लंबा है, इसको किस तरीके, एक तरीका हो सकता है, आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, कि हमारे ऊपर जो चीज लागू हो रही है, जैसे शुरुआत में ही कुछ क्वेश्चंस हो, उन क्वेश्चंस को अगर हम यस नो इस तरीके से करें, तो उसी हिसाब से हमारा फॉर्म आगे जो है बढ़े या घटे। तो ये चीज सुझाव हो सकता है। जैसे आरओसी में हमें लगता है कि कुछ चीजों में है कि जैसे मान लीजिए आपने भरा कि 3 डायरेक्टर्स की आपको डिटेल भरनी है, तो 3 ही डायरेक्टर्स की भी डिटेल खुलेगी। अगर आपको 1 डायरेक्टर की डिटेल भरनी है तो 1 डायरेक्टर की डिटेल खुलेगी। इस तरीके से फॉर्म को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि जो जो आपके रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फॉर्म आगे बढ़े, कि पता लगा उसको भरना केवल 1 फिगर है और रिटर्न उसको पूरा ITR 7 भरना, तो अपने आप में मतलब इतनी बड़ी चीज है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि 50 पन्ने का रिटर्न है, आप कहां कौन से फिगर भरने आपको पता ही नहीं है। हर साल आप भरेंगे, हर साल गलती करेंगे, मतलब इस बात का रिकॉर्ड है कि कोई भी ITR 7 आपका शायद ही कभी ऐसा हो जो सही ढंग से भर के आवे, उसमें डिमांड निकलनी ही है। तो इस तरीके की चीजों से हमें लगता है अगर गवर्नमेंट बचे तो जो आगे के लिटिगेशन उससे हम लोग बच सकते हैं। 10B और 10BB भी बहुत बड़ा। हाँ, 10B और 10BB अभी भी मतलब इतना इसमें भी एक चीज और बढ़ा दीजिएगा, जो 10B है, 10 जो फॉर्म 10 जो होता है, हाँ, फॉर्म 10 की भी डेट को सही कर दो, मेरा खाली में सर्कुलर हाँ, चल रहा है,
नहीं भाई, हम जब ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं 12A का, उसके बाद भी हमको वहां डिटेल भरनी पड़ गई फॉर्म में। तो जब आपके भाई रिकॉर्ड तो आपके यहाँ है ना, तो ये जब हम अपना पैन नंबर डाल रहे हैं तो ये सब चीजें ऑटो पॉपुलेटेड होनी चाहिए कि हमारा जी 12A रजिस्ट्रेशन है नहीं है, हमने 1023 की एग्जम्पशन ले रखी कि नहीं ले रखी है ना। तो ये सब चीजें तो मतलब हमें लगता है कि अब जो टेक्नोलॉजी के जमाने में सब चीजें बहुत आसान तरीके से हो सकती है, लेकिन जो सरकारी मानसिकता होती है उस सरकारी मानसिकता से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट के अधिकारी कभी मतलब मुक्त नहीं हो सकते हैं। उनका तो ये मुख्य हमें लगता है जो रहता है ध्यान कि कैसे आप गलती करें, कैसे वो आपको दंडित करें, कैसे आपसे जुर्माना वसूलें, कैसे आपसे जुर्माना वसूलें, कहां वो मिसमैच करके जब वही फिगर सेम दूसरे उसमें जानी तो आपको भरने की जरूरत क्या है, आपको भरवाने की जरूरत क्या, आप आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करिए, रिटर्न फाइल करवाइए। तो प्रीफिल्ड रिटर्न के केसेस में हमें लगता है इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बसंत लाली ने बहुत सारी जो लिमिट बनाने के सजेशन दिए हैं, वास्तव में अब देखा जाए तो आपने 10 साल पहले कोई लिमिट बना दी और 10 साल में महंगाई कितनी बढ़ गई। तो इस तरह के कोई भी डिडक्शन या कोई भी लिमिट्स जो है महंगाई से होनी चाहिए। कैपिटल गेन में आप हर साल इंडेक्स दे रहे हैं तो उसी इंडेक्स से आप इसको भी लिंक कर दीजिए। बहुत सारे डिडक्शन जो है आपको इंडेक्स से लिंक कर देने चाहिए कि आप इंडेक्स अब ये है तो इसके हिसाब से अपने आप डिडक्शन इतना बढ़ जाएगा, है ना। तो ये चीज होनी, और इंडेक्स भी गवर्नमेंट ही डिक्लेयर कर रही है, डिपार्टमेंट ही डिक्लेयर कर रहा है। जब डिपार्टमेंट डिक्लेयर कर रहा है तो उसी हिसाब से हमारी भी लिमिट बढ़ जाना चाहिए। हमको बार बार अपनी लिमिट बढ़वाने के लिए आपसे प्रतिवेदन क्यों करना पड़े। जिस समय 10,000 कहा था तो आज 1 लाख पैसे हो जाना चाहिए। हाँ, उसमें फिर इसकी बात बहुत सारी चीजें। सुनील पाल जी ने 31 जुलाई वाली डेट बढ़ाने के लिए कहा, तो डेट का मतलब आपस में सामंजस्य होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आनंद जी ने कहा ही वो कि टीडीएस पूरा वो पहले खा लेते और एक लोगों का तो ये था कि जिस पर्पज से आदमी भरवाने आता है ITRU वो पर्पज ही नहीं मीटा और बैंक उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो मतलब बड़ी चीज है, विडंबना है कि सरकार ITR बनने के लिए अलाउ कर रही है और बैंक उसको मान नहीं रहे हैं। और दोनों गवर्नमेंट के ही है, चाहे बैंक हो चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो। ITRU का ऑब्जेक्ट ये बैंक फाइनेंस, आपकी कोई अगर छूट गई है कुछ करना चाहते हैं उसको वो मौका है, उसका बैंक फाइनेंस से कोई नहीं लेना देना कोई नहीं, लेकिन 90% आपके पास जो ITRU भरवाने आ रहे हैं वो केवल और केवल बैंक फाइनेंस के पर्पज से भरवाने आते हैं, या समझ लीजिए, अदरवाइज कोई नहीं आएगा। ये आदमी सोचेगा कि हमने नहीं भर पाया, कोई बात नहीं, जब फंसेंगे तब देखा जाएगा, है ना। हाँ नहीं सही नहीं है भाई, जो उसका पर्पज है पर्पज तो मीट आउट हो। वो रिटर्न भी भर रहा है, टैक्स भी दे रहा है, पैसे भी दे रहा है, उसके बाद भी उसको फायदा नहीं मिल रहा है, तो क्या मतलब हुआ इसका। नहीं 6 महीने का अंतर करना, ये करना एक प्रोसीजर चीजें देखिए, है ना। हम 4 साल ईमानदारी से टैक्स देना चाह रहा है, जो आके काम करना चाह रहा है ईमानदारी से, उसको आप हतोत्साहित कर रहे हैं। और बीच बीच में जो इस तरह की एमनेस्टी स्कीमें आती हैं वो वास्तव में चोरों को प्रोत्साहित करने के लिए होती हैं, कि जिन लोगों ने 10 साल तक नहीं दिया उनको आप प्रोत्साहित करने के लिए आप इस तरह की स्कीम ले आते हैं। जो ईमानदारी से काम कर रहा होता है उसकी आप बार बार गर्दन पकड़ते हैं। शो कॉज नोटिस बता रहे हैं, पहला नोटिस आया, जवाब दिया, दूसरा आया, तीसरे में शो कॉज हुआ और शो कॉज में 3 दिन का अंतर दिया, शो कॉज केस ऑर्डर कर और टाइम बारिंग होना है 31 मार्च 36। मनीष जी ने जो पॉइंट उठाया तो मतलब हमें लगता है वास्तव में मतलब इस एंगल से कभी हम लोगों ने देखा नहीं। हम लोग तो काम करते रहते थे कि दोनों डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के पर्पज क्या है दो डिप्रिसिएशन रेट रखने का, इसका कोई जवाब देना, कोई जवाब देने वाला हो कि भाई हमने इनकम कंपनी जेट में इसलिए रखा है, इनकम टैक्स एक्ट में इसलिए रखा है। कोई ना कोई तो कारण होगा कि भाई हमने दो रखे हुए हैं, हम एक बार जोड़े एक बार घटाएं, हमको जब उसका हम लोगों का काम मैट की क्रेडिट लेनी है तो हमको तो एक बार उसको घटाना है, एक बार जोड़ना, मतलब जिसकी कोई अभी आरओसी में एक काम और कर दिया है, राउंडेड ऑफ बैलेंस शीट। हाँ, दो बैलेंस शीटें साइन हो रही है, दो बैलेंस शीटें मांग रहे हैं। मतलब सरकार अपने काम को व्यापारियों और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर डालती जा रही है। और उसमें अगर आप कोई गलती करेंगे उस काम को करने में, जो काम वो सरकार पहले कर रही थी, हम लोग पहले मैनुअल रिटर्न जमा करते थे, वो सरकार खुद फीड करती थी, उसके बाद असेसमेंट करती थी। अब वो हमसे फीड करा रही है और उसमें गलती ढूंढ के हमको नोटिस देती है ना। या तो सरकार हमको उलझाए रखना चाहती है। इसी तरीके से टीडीएस के प्रोविजन में, टीडीएस जो है व्यापारी किसके लिए कलेक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट के लिए। हम गवर्नमेंट की एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं, टीडीएस कलेक्ट करके आपको दे रहे हैं,
एक काम और आपने हमारे ऊपर बढ़ा रखा कि आप हमारा टैक्स भी वसूल करके हमको दीजिए, और उसमें कोई गलती करते तो कितनी पेनाल्टीज हैं, कितनी लेट फीस है। तो ये जो प्रावधान है, हमें लगता है ये व्यापार को और व्यापारिक गतिविधियों को, उद्योग को बहुत ही हतोत्साहित करने वाले हैं। अब हम निवेदन करेंगे अपने आज के चेयरमैन। सबसे अच्छा तो ये लगा कि सबकी सहभागिता, और दीप जी की यही खासियत है। बहुत सारी चीजों को हम तारीफ करते हैं दीप जी की, एक इनका गुण ये भी है कि सबको साथ में लेकर के, नहीं तो सामान्यतः ये होता है अच्छा आप बता दो आप बता दो आप बता दो, हो गया। तो आप लोगों के जो सुझाव थे वो तो मुख्यतः इनकम टैक्स को लेकर के थे, लेकिन जीएसटी भी आज के दिन अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हम शुरुआत इस पॉइंट से करते हैं जो मनीष जी ने और सब लोगों ने कहा कि जितने भी टैक्स लॉ या रेवेन्यू लॉ है उनमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रीट करने का अलग अलग जो तरीके हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं उस चीज को केवल डेप्रिसिएशन तक नहीं रखना चाहता हूं। मैं आप सबसे ये आग्रह करता हूं कि जो मैं बात कहने जा रहा हूं उसको देखें, और जहां जहां संभव हो, जिस भी फोरम में संभव हो, उसमें उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल। इनकम टैक्स लॉ वो अपना कुछ ट्रीटमेंट बताता है, जीएसटी लॉ में अपना अपना एक तरीका है कि आप अकाउंट्स ऐसे रखिए, ये सारी चीजें रखिए। कंपनीज एक्ट, और उसके बाद जो इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंड एएस। आपको मैं एक उदाहरण बताता हूं और आप इसकी महत्ता समझेंगे कि हम कितना इसका प्रॉब्लम करते हैं। आंध्र प्रदेश में एक लखनऊ की कंपनी है, उसका एक ब्रांच ऑफिस था। तो वो बड़ी कंपनी थी, तो इंड एएस के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करती थी। और इंड एएस से अब देखिए रेवेन्यू कितनी है, 3 रेवेन्यू है। एक इंड एएस का रेवेन्यू, एक एक्चुअल रेवेन्यू, और वो एक रेवेन्यू जो हमने 3B में रिपोर्ट किया हुआ। अब उस ऑफिसर ने मेरी इंड एएस का जो रेवेन्यू था उससे और 3B में जो मैंने रेवेन्यू फाइल किया उसका कंपैरिजन कर रहा है, उसमें 300-400 करोड़ रुपए का अंतर है। मैं जब उसको समझाने की कोशिश किया तो मुझे लगा कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है। मैंने वहां लोकल बहुत अच्छे कंसल्टेंट को अपॉइंट किया। उस ऑफिसर ने कहा हमें कुछ मतलब नहीं है, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इतनी रेवेन्यू आ रही है, हम तो जीएसटी इतने हिसाब से लगाएंगे। अंततोगत्वा उसने वो असेसमेंट ऑर्डर पास किया, और उसकी जो प्री डिपॉजिट हमें करना था इतनी बड़ी रकम थी कि हम कर नहीं सकते थे। तो मैं हाईकोर्ट गया, और हाईकोर्ट में 3-4 हियरिंग के बाद उसने डिटेल्ड ऑर्डर पास किया। आंध्रा हाईकोर्ट ने एप्को इंफ्रास्ट्रक्चर करके साइटेशन है, और उसने लिखा कि जीएसटी ऑफिसर्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि जीएसटी का रेवेन्यू और जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का रेवेन्यू है दोनों अलग अलग चीजें। लेकिन हम कितने केसेस में हाईकोर्ट जाते रहेंगे, लिहाजा उसकी कॉस्ट भी है। गवर्नमेंट को एक कमेटी बनानी चाहिए, और वो कमेटी बैठ करके जिसमें गवर्नमेंट के लोग हों, प्रोफेशनल्स हों, एडवोकेट्स हों, इंडस्ट्री के लोग हों, हार्मोनाइजेशन। भाई इनकम टैक्स केंद्र सरकार का कानून, कंपनी लॉ केंद्र सरकार का कानून, जीएसटी केंद्र सरकार का बहुत बड़ा स्टेक है उसमें। आप एक बार ये आइडेंटिफाई करिए कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां अलग अलग कानून में अलग अलग ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि बिजनेस और ट्रेड में ईज ऑफ डूइंग हो, अगर आप ये काम कर दें तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मैंने एक दिन का प्रोग्राम किया था पूरा कानपुर में रियल एस्टेट के ऊपर, कि रियल एस्टेट में अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट की क्या ट्रीटमेंट है, इनकम टैक्स में क्या रिक्वायरमेंट है, और जीएसटी और सर्विस टैक्स में क्या रिक्वायरमेंट है। उसका हार्मोनाइजेशन करते बैठ जाइए, एक्सप्लेन करते रहिए, लिटिगेशन से स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। तो एक मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और हम हर फोरम में ये जरूर हर बार सुझाव देंगे कि इनमें हार्मोनाइजेशन होना चाहिए। दूसरा, ट्रिब्यूनल का जो रिफॉर्म है, जब ये ट्रिब्यूनल के रूल्स, ड्राफ्ट रूल्स आए तो हम एक रिप्रेजेंटेशन लेकर के प्रेसिडेंट को मिलने गए थे दिल्ली में, जीएसटी ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट को, जस्टिस संजय मिश्रा जी को। उस दिन का कुछ दुर्भाग्य ऐसा था, कभी कभी ऐसा होता है कि वार्ता की शुरुआत ही तल्खी से हो जाती। तो पूरा टाइम लेकर के गए, और हमारे जो एआईएफटी के प्रेसिडेंट थे वो रिप्रेजेंट कर रहे, तो यही सब हम डिस्कस करने गए थे कि साहब
आप ये सब चीज ऑनलाइन कर रहे हैं, फीस इतनी ज्यादा है, ये सारी चीजें डिस्कस करने गए। बट दुर्भाग्य से कुछ हमारे प्रेसिडेंट से कुछ 2-4 लाइनें ओपनिंग ऐसी निकल गई कि वो जस्टिस साहब उखड़ गए। उनको ऐसे लगा कि आप जो है, हमने जो ड्राफ्टिंग की है उस ड्राफ्टिंग की कमियां बता रहे। ठीक है, कुछ वो गुजरात से थे तो कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, अदरवाइज ये जितने प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं शायद उस दिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और जो 18 तारीख को सेमिनार हुआ उससे तो वाकई ऐसा लग रहा है कि जीएसटी में सेकंड अपील के लिए अब प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल काम है। और मैंने जब वो विषय रखा था तो मैंने इसलिए, क्योंकि उसको भरना ही बहुत मुश्किल काम है। एक एक सेक्शन पता होना चाहिए, एक रूल पता होना चाहिए, प्रोविजंस पता होना चाहिए। फीस कितनी है? 1 लाख के ऊपर 1000 रुपया, यानी 1% टैक्स, यानी जीएसटी 1% बहुत होता है। यानी किसी के अगर 10 लाख रुपए का डिस्प्यूट है तो हम 10,000 रुपए तो उसकी फीस जमा करें, और जो एडजस्टमेंट वाला 5,000 वाला वो तो प्रोविजन बहुत गड़बड़ है। तीसरी बात यह है कि जो हम लोग हिंदी भाषी प्रदेश है, वहां पर जो हिंदी में ऑर्डर पास होते हैं उनका ट्रांसलेशन करना, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना, उस ट्रांसलेशन को एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करे। और आप जानते हैं कामा फुल स्टॉप से अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। अगर हमने आज उसको सर्टिफाई कर दिया, कल को डीआर ने ऑब्जेक्शन किया, कोर्ट से कोई ऑर्डर गलत हो जाए तो जिंदगी भर हम लोग यही डर बना, पता नहीं कौन सा ट्रांसलेशन। कानपुर जैसी जगह में अब उस तरीके के प्रोफेशनल्स नहीं बचे जो हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन अच्छा कर ले या इंग्लिश का हिंदी में कर ले। तो ये बहुत सारी अव्यवहारिक चीजें हैं, तो इसका भी हमें फोरम से करते रहना है। जो हमारी एसोसिएशन ऑफ जीएसटी ट्रिब्यूनल है उसमें हम तैयार कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, वही रिप्रेजेंटेशन हम इनकम टैक्स बार एसोसिएशन से भी देंगे, सो दैट कि कम से कम चीजें आगे बढ़े। जो आप लोगों ने सुझाव बताए हैं उसके अलावा 2-4 सुझाव मैं अपने तरफ से आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप सबकी सहमति होगी तो हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, अगर आपकी असहमति होगी तो हम उसको कम हटा देंगे। पहला ये है कि जीएसटी में हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट तब मिलता है जब जो हमारा सप्लायर है वो कलेक्टेड टैक्स को जमा करते हैं, राइट। हम संशोधन की नहीं बात कर, हम कह रहे हैं 16(2)(c) हटा दीजिए, कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है कि मैंने माल खरीदा, मैंने टैक्स का पेमेंट सप्लायर को दे दिया, मेरे पास प्रूफ है, अगर सप्लायर उसको नहीं जमा कर रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन आपने दिया हुआ है, उसका असेसमेंट आप कर रहे हैं, तो उसको पेनलाइज करिए। ठीक है, अब तो बहुत सारे हाईकोर्ट के जजमेंट आ गए, संकोच में ही भले, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि पहले आप जो कार्रवाई है वो सप्लायर के खिलाफ करिए। ठीक है, तो हमें तो ये मांग करनी चाहिए कि ये जो क्लॉज है इसको हम हटा दें। दूसरा, सर्विस ऑफ नोटिस एंड सर्विस ऑफ ऑर्डर। भारत जैसे देश में जहां पर आज भी ग्रामीण इलाके में, कस्बे में, हमें आज भी याद है 2016-17 में कोई हमने सेमिनार की थी जिसमें अधिकारी लोग आए थे, और उसमें मैंने कहा था कि जीएसटी की बहुत बड़ी दिक्कत है, वो है भाषा, इंग्लिश, राइट। दूसरा है कि सब चीज आप ऑनलाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, और इंटरनेट पे सारी निर्भरता है। अगर ठीक है, आप उस पर ये अरेंजमेंट कर दीजिए कि अगर कोई एक्स पार्टी ऑर्डर करने जा रहा है, एक्स पार्टी ऑर्डर जा रहा है, तो लास्ट एक नोटिस जो होनी चाहिए वो ट्रेडिशनल तरीके से, फिजिकल तरीके से रजिस्टर्ड डाक से भेजनी जानी चाहिए। एक कार्यक्रम में विद्यार्थी जी थे, तो जब हम लोगों ने ये बात कही तो उन्होंने हमसे ये पूछा व्यक्तिगत रूप से कि धर्मेंद्र जी, अगर मान लीजिए 169 में नहीं है तो भी हम अपने ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि एक अच्छे प्रूडेंशियल नॉर्म्स के हिसाब से आप अगर कोई एक्स पार्टी ऑर्डर कर रहे हैं तो एक बार एक नोटिस फिजिकल फॉर्म में भी भेज दें। तो मैंने कहा साहब ये तो बहुत बड़ी मान्यता है आपकी, आप कर दें, लेकिन अगर आप ऐसा कर देते हैं, ठीक है, तो बहुत बड़ी सारी दिक्कतें, सारी दिक्कतें इसीलिए कि पोर्टल में मतलब हाईकोर्ट थक गया है पिटीशन सुनते सुनते, है ना, कि बस सबकी वही है कि साहब हम देख नहीं पाए, हम ये नहीं कर पाए साहब। तो मैं दो चाहता हूँ, एक ये कि 169 में संशोधन करें कि एक पक्षी ऑर्डर पास होने से पहले एक नोटिस फिजिकल फॉर्म में या रजिस्टर्ड डाक से एसएससी को जरूर भेजें, नंबर 1। नंबर 2, एक तो ये आपका कि नोटिस चली जाए, दूसरा चाहता मैं ये हूं कि वन टाइम एमनेस्टी, किस चीज का,
2017-18 से लेकर के 20-21 तक के जो एक पक्षी ऑर्डर पास हुए, उनका एक बार सभी को ये अवसर दे दे कि 31 मार्च 26 तक वो अपील फाइल कर सके। राइट। संतोष भैया को याद होगा, मिनिस्टर साहब आए थे पंकज चौधरी जी, तब भी मैंने कहा था कि मुझे आपसे कोई राहत नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप टैक्स का रिलीफ दे दीजिए, इंटरेस्ट का रिलीफ दे दीजिए, सबको एक बार अवसर दे दीजिए। किसी का भी एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ, वो अपील नहीं फाइल कर पाया है, तो वो अपील फाइल कर ले। लेट्स फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी शुड डिसाइड द मैटर ऑन मेरिट्स। अगर हमारी मेरिट्स नहीं, हमारे अगेंस्ट कर दीजिए, है ना, तो अपील करिए। ये एक मैं सुझाव भेजना चाहता हूं, अपॉर्चुनिटी दे दे। मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से आप कह रहा हूं कि ये जो भ्रष्टाचार है ना इनडायरेक्ट टैक्स में, इसका एक बहुत बड़ा कारण है 20% प्री डिपॉजिट, 10+10, राइट। अगर आपको जब ये किसी भी व्यापारी को लगता है कि यार 20% हमें प्री डिपॉजिट करना है, इतने दिन मेरा पैसा फंसा रहेगा, तो अगर आप सब सहमत हो तो मैं ये सुझाव देना चाहता हूं कि एक्साइज और सर्विस टैक्स में प्री डिपॉजिट का एक लिमिट था। फर्स्ट अपील में 7.5% और सेकंड अपील में 2.5%, यानी मैक्सिमम 10%। इसके पहले एक और तरीका था कि जहां पे हम स्टे एप्लीकेशन लगाते थे और अपीलेट अथॉरिटी ये डिसाइड कर देता था कि ये फुल स्टे देना है, बट फिर भी उसमें चीजें थी। लेकिन ये 20% बहुत है। आप सोचिए अगर कोई बड़ी अपील हो 1 करोड़ रुपए का और 20 लाख रुपए आपका फंसा रहे 3-4 लाख रुपए, तो व्यापारी ये कैलकुलेशन लगाता है कि 20 लाख रुपए मेरा इतने दिन फंसा रहेगा, इससे बेहतर है कि कोई साधारण तरीका निकाला और इससे काम हो जाए। ये प्री डिपॉजिट जस्टिस के खिलाफ है, यानी जो जस्टिस है उसके खिलाफ काम करता है कि मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है इतना। संतोष भैया, झांसी का एक पार्टी थी सर्विस टैक्स के टाइम पर, उसका एक ऐसा ऑर्डर पास कर दिया, जो ज्वेलर था बहुत बड़ा, उसके पास पैसा नहीं था प्री डिपॉजिट करने के लिए, और वो ये कह रहे भैया चाहे मैं जेल भेज, हम अपील फाइल ही नहीं कर सकते। वो तो कोरोना में बेचारा उसकी डेथ हो गई, नहीं तो मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था कि हम इसको डिफेंड कैसे करेंगे, राइट। तो एक ये हम सुझाव भेजना चाहते हैं कि ये जो प्री डिपॉजिट है इसको रिड्यूस करिए। इसकी जरूरत क्या है ना, 1 लाख के ऊपर 1000, हमें भेजना चाहिए 1 लाख के रुपए 100 रुपए, ठीक है, और मैक्सिमम इसको 10,000 रुपए, नॉट 25,000 रुपए, 10,000 रुपए करिए, क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल है। वो जो हम 20% सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे, हम जीत जाएंगे तो मुझे वापस मिल जाएगा, ये तो नहीं मिलेगा ना। हाँ, मतलब 25,000 करने का सर कोई जरूरत नहीं, और कम से कम एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन के लिए 5,000 रुपया, मतलब क्या सेंस है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए क्या वो ट्रिब्यूनल आप हमारे खर्चे से चला हुए क्या, सेंसलेस बात। और आखिरी ये सुझाव है कि ऑडिट, संतोष भैया, सेक्शन 65 का ऑडिट, अभी जो सर्कुलर आप जारी करते हैं कि 50 करोड़ रुपए से ऊपर के सबके ऑडिट होंगे, क्यों होंगे ऑडिट? ये तो फिर वही 100% स्क्रूटनी में। देयर मस्ट बी सम पैरामीटर्स। आप ऑडिट का सिलेक्शन उसका करें जिसका कोई आपके पास इनपुट है, रिस्क पैरामीटर हो तो सिलेक्ट करिए। इस तरीके के सर्कुलर जारी करना कि कोई भी ऐसा एसएससी हो उसका 50 करोड़ ऑडिट करेंगे, ऑडिट में होता क्या है, फिर क्या कर लेते, फिर वही शुरू होता है पूरी कहानी, है ना। तो ऑडिट के प्री फिक्स्ड पैरामीटर्स हो, पैन इंडिया वो अप्लाई करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टेट के कुछ पैरामीटर्स हो, सेंट्रल के कुछ पैरामीटर्स हो। और आखिरी सुझाव ये कि जितने भी पीरियडिकल रिटर्न हम फाइल करते हैं, चाहे वो जीएसटीआर 1 हो, 3B हो, 9 हो, 9C हो, अगले वर्ष के नवंबर तक उसको रेक्टिफाई करने का अवसर मिलना चाहिए। कोई भी ऐसा टैक्स सिस्टम जहां पे आप रेक्टिफिकेशन का अवसर नहीं प्रदान करते, ये तो मेरे समझ से ही परे रहता है। आपका सिस्टम अलाउ, ये तो आप जानो, आप ठीक करो, आपने बनाया था, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो रेक्टिफिकेशन का अवसर जरूर मिलना चाहिए। रेक्टिफिकेशन का अवसर ना मिलना लगभग वैसे जैसे कोई आप अपील डिस्पोजल करे बिना पर्सनल हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी दिए हुए। ये 5-7 सुझाव है, अगर आप सबकी सहमत होगी तो मैं उसको मतलब सोचना पड़ता ना आजकल डिजिटल युग में, कहाँ से क्या चीज आपके लग जाए। हम कह कुछ रहे हैं और लग कुछ और जाए, मतलब कुछ और निकल आए, तो उसमें सावधान रहना पड़ता है कि ये भैया क्या बिल्कुल चल रहा था। खैर शुरू करिए तब हो जाए। अच्छा भाई, इसके बाद में, इसके पहले नहीं करेगा? नहीं करेगा। अच्छा, नाम नहीं आया, अरे आवाज ही काफी है। और आपके दिल में हमारी आवाज बसी, यही बहुत है। तो यही रिकॉग्नाइज करा देगी कि कौन से भैया
जी। खैर मित्रों, अभी आपने धर्मेंद्र जी को सुना, आपने तो थोड़ा ही सुना, लेकिन जो भी पॉइंट्स उन्होंने रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाए, बड़े सोच समझकर प्रैक्टिकल और परेशानियों को दूर करने वाले सुझाव इनकॉर्पोरेट किए हैं। हम बस ये कहना चाहते थे कि जो जीएसटी रिटर्न, कोई भी रिटर्न हो जीएसटी का, चाहे जीएसटीआर 1 हो, चाहे जीएसटीआर 3B हो या एनुअल रिटर्न हो, किसी में कोई रिटर्न के रिवीजन की सुविधा नहीं है। खाली एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया है कि जीएसटीआर 1 को 1A से 9 दिन के अंदर, 11 तारीख उसकी लास्ट डेट है, अब 20 के पहले ही देख लो तो उसको रिवाइज कर दो। तो जीएसटीआर 1 जो रिवाइज होगा उसका बड़ा लिमिटेड टाइम है, वो लगभग बेकार सा ही है, क्योंकि उस समय तक कोई चीज जानकारी आ ही नहीं पाती। और वो इसलिए क्यों अब जो अक्टूबर के रिटर्न से नवंबर ऑनवर्ड्स आप लोग, हम लोग देख रहे हैं कि जीएसटीआर 1 की जो आउटपुट लायबिलिटी है वही ऑटो पॉपुलेट होके जीएसटीआर फॉर्म 3B में आ रही है और उसको एडिट नहीं कर सकते आप। तो ये भी एक मुसीबत है, यदि कोई गलती पहले कर लेते थे वो नहीं हो पाती थी। गोपाल भैया अभी बात करते जरा सा मीटिंग में। तो तात्पर्य ये कहने का कि ये सब जो चीजें मिली बहुत कम मिली। आपको याद होगा धर्मेंद्र भाई कि सेक्शन 37 में 39 में दोनों में प्रोविजन है रिटर्न के रिवाइज करने का, और उसमें है कि बाय नोटिफिकेशन उसके रूल्स प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किए जाएंगे। जो भाई लोग 8 साल तक नहीं कर पाए, 8 साल और कितने महीने 9 महीने, मतलब हम लोग अब उसके खत्म पर आ रहे हैं। 8 साल 9 महीने में कोई रूल्स ही नहीं नोटिफाई हुआ, इसीलिए ये जो है झंझट है। और जैसा धर्मेंद्र ने कहा कि रिवीजन की यदि पावर मिल जाए, अगले जैसे आप नवंबर तक आईटीसी क्लेम करने को दे रहे हो फाइनेंशियल, तो ये बहुत अच्छा होगा, सरकार के लिए भी अच्छा होगा, हमारी भी बहुत परेशानियां दूर हो जाएंगी। साल खत्म होने के बाद हमारे अकाउंट्स जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ओर बनने चले जाते हैं, ऑडिट होते हैं, लोग चेक करते हैं, वो करते हैं, तो बहुत सी समस्याएं, मिसमैच, ये वो तमाम चीजें खत्म हो सकती हैं। बस इसमें धर्मेंद्र भाई बस ये एड ऑन कर लो कि 37(3) और 39(3) में रिवीजन का स्पेसिफिक प्रोविजन दिया हुआ है और आपने अभी तक उसके रूल्स नोटिफाई नहीं किए हैं, इसलिए हम लोग इस सुविधा से वंचित हैं। तो इसके रूल्स को नोटिफाई करिए ताकि हमारे रिवीजन की चीजें उसमें चली जाएं। और बाकी एक रिप्रेजेंटेशन कितना बड़ा बनाया जाए, ये भी एक यक्ष प्रश्न चिन्ह है क्योंकि इतनी समस्याएं हैं, इतनी टेक्निकल ग्लिचेस हैं, इतने प्रोसीजरल लैप्सेस हैं, इतने अनावश्यक औपचारिकताएं हमारे ऊपर लाद दी गई हैं कि उनकी लिस्ट बनाते बनाते सुबह से शाम हो जाएगी कभी नहीं। लेकिन फिर भी जो आपने उचित समझे उसको भेजिए बस, बाकी फिर देखते हैं। समस्याओं का तो कहीं कोई अंत नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अब पूछो क्यों नहीं होना चाहिए, फिर हम लोग क्या करेंगे? भाई आप देखिए धर्मेंद्र भाई, क्या हुआ कि जीएसटी लागू हो गया जुलाई 17 से। लागू होने के बाद जो अपने अकाउंटेंट पीछे बैग टांग के चलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, पिट्ठू बैग, जो सॉफ्टवेयर से रिटर्न भरते हैं, हाँ, उन लोगों ने, हम लोगों ने तो काम ही खत्म कर दिया अपना। 1000 ही रुपए में तय कर लिया महीने, तुम्हारी अकाउंटिंग भी कर देंगे टैली में, तुम्हारे जीएसटी के रिटर्न नहीं भर, और हम लोग मांग रहे हैं साले 1000 रुपया दो 1 महीने के जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर फॉर्म 3B के भरने के दो। तो रिजल्ट क्या हुआ कि वो काम धीरे धीरे सरक गया। जैसे होता ना, कोई खजाना आप रखा है आपका, तो पहले जमाने में तो इतना सब डिजिटल नहीं था, इतने इन्वेस्टमेंट के सोर्सेज नहीं थे, तो लोग कलश में उसको भर के रखते थे, भर लेते थे। अब वो हाथ जमीन में गाड़ देते, तो डाकों का खतरा रहता है। ये अमीर आदमी धर्मेंद्र भाई के घर डाका डालना है, बोले कल 12 बजे अल्लाह बोल, और आते थे वो और लूट के ले जाते थे। पुलिस नहीं कुछ कर पाती थी, कोई कुछ नहीं कर पाता, तो ऐसे टाइप के डाकू थे। खैर उसको छोड़ दो। तो जो कलश की बात कर रहे थे उसमें सोना भर के इन्होंने गाड़ दिया। अब पृथ्वी तो घूम रही है, गाड़ा इन्होंने निकला प्रशांत रास्तों की। अरे वाह, ये बात, अच्छा इनके चेहरे चमक इसीलिए, और खजाना इनका चेहरे में चमक इसीलिए, और खसक खसक के प्रशांत क्या पहुंच गया, प्रधान की बल्ले बल्ले हो गई, हम बिल्कुल हो रहे हैं यार। तो वो स्थितियां हो रही हैं,
तो ऐसी स्थितियां न पैदा हो, बराबर बने और सरकार को कुछ बुद्धि मिले, अपनी निर्मला ताई को कुछ बुद्धि मिले कि हमें कुछ करना है। हम ज्यादा कुछ नहीं कहते कि हमारे महामंत्री दीप भैया हमसे नाराज हैं। यदि हमने बीजेपी की कोई बुराई कर दी नहीं ऐसा नहीं है, तो समझ लो फिर इनको हमें बड़ा नहीं होगा। आज आप थे नहीं उस समय, हाँ। जिस समय हमने अपना विषय रखा था, तो आपको प्रसन्नता होती है आज। अच्छा चलिए अच्छा है, नहीं हमारा कोई बीजेपी से बहस नहीं है, पता है, खाली है कि सुनने की आदत डालो। हाँ। ये नहीं है कि अपनी मन की बात हर महीने सुनाते रहो। हाँ, और अपने सैलेंस सचान बेचारे कहे जा रहे हैं, कोई सुनी नहीं रहा, कोई सुनी नहीं रहा। अब हम अपनी लगाए बिल्कुल, हमें जो सुनाना है हम सुनाएंगे, सुनेंगे नहीं, सुनाएंगे। तो इस आदत को थोड़ा बदलने की जरूरत है सरकार को, कि वो सुने भी जो हम लोग कह रहे हैं। धर्मेंद्र भाई कह रहे हैं कि टेक्निकल पॉइंट बता रहे हैं, परेशानी बता रहे हैं, तो सुनो तो, और सुनो। जो शादी नहीं करता उसका नहीं ऐसा नहीं है प्रशांत भाई, होता क्या है, ना सुनो तो एक समय ऐसा आ जाता है फिर जनता भी आपकी सुनना बंद कर देती। ताजा उदाहरण है कि सरकार जाते आते रह गई सेंट्रल में। यदि नितिन बाबू और ये लटकली न लगा देते तो बीजेपी की गवर्नमेंट गई थी, सेंट्रल से ही साफ हो जाती। तो कहना है सुनो, नहीं सुनोगे तो लोग आपकी नहीं सुनेंगे, है ना। इसलिए सरकार को बुद्धि मिले, जो रिप्रेजेंटेशन हमारा धर्मेंद्र भाई बना रहे हैं उस पर कुछ वो विचार करें, और करेंगे तो उनके लिए ही अच्छा होगा। आपको हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने जो जो सुझाव दिए हैं वो हमारे पास भी नोट है और ये नोट रहेंगे। बजट आएगा और बजट में देखा जाएगा किसका सुझाव स्वीकार हुआ, तो जिसका सुझाव स्वीकार होगा उसको विशेष रूप से यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। जो करेगा जी, सम्मान में मिलेगा क्या? नहीं वो शशांक साहब देंगे। शशांक साहब इस तरह की स्कीमें बहुत सारी अपना घोषित करते रहते हैं। नहीं शशांक साहब, अरे नहीं शशांक साहब ने कहा है, ऐसा नहीं है। और खुद हम लोग मेहनत करें नहीं, सारे पॉइंट नोट कर लिए गए, अभी सब लोगों से सुझाव दिए गए थे। हाँ चलिए, और दूसरी बात ये, अब जमाना कॉम्बो का है, हाँ दो भी चाहिए, कांड भी चाहिए। और दूसरी बात, एक बात जो प्रशांत जी ने कही थी उसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। प्रशांत जी ने कहा कि जो पारिवारिक व्यक्ति नहीं होता है वो सामान्यतः परिवार के और समाज की दुख दर्द नहीं समझ पाता है, लेकिन अपने यहाँ ऋषियों मुनियों का पूरा कार्यकाल रहा है, हमेशा वो लोग समाज से अलग रहे हैं और समाज से अलग रह के उन्होंने समाज की वेदना को समझा है और उसके हिसाब से अपनी जो राय, अपने जो नियम कानून बनाए, उसी हिसाब से अपने लोगों को पूरा सनातन हिंदू धर्म चलता आया। ऐसा नहीं है, ये सदियों से होता आया है। लेकिन हमें लगता है कि ये बात सही है कि जो जिसके पैर न फटे भाई वो क्या जाने पीर पर आए। ये बिल्कुल सामान्य सा नियम है और ये नियम रहता ही है। अब आगे कार्रवाई के लिए हम चाहेंगे कि हमारे महामंत्री जी आगे कार्रवाई बढ़ाएं। धन्यवाद भैया। एक बार मैं चाहूंगा कि हमारे आज के चेयरमैन सर और मॉडरेटर सर और अपने आप के लिए जो आपके इतने अच्छे सुझाव थे उसके लिए बहुत जोरदार तालियां। मैंने भैया 2 लाइनें बोलना चाहता हूं कि इस गवर्नमेंट में जो मैंने देखा कि बिन मांगे तो बहुत कुछ मिलता है, मांगने से नहीं मिलता। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। राष्ट्रीय 12 लाख अभी कौन बने 12 लाख सरकार की सुझाव थी, मतलब किसी ने चलिए बहुत रिक्वेस्ट करूंगा प्रशांत रस्तोगी जी से कि हमारे आज के चेयरमैन सर को मोमेंटो देकर उनको सम्मानित करें। फोटो खिंचवाया राजू, फोटो ले लिया वीडियो हटा देना। हाँ ऑन द डैश फिस्कल लॉ रिसर्च कमेटी के चेयरमैन हमारे धर्मेंद्र श्रीवास्तव, सीए धर्मेंद्र श्रीवास्तव सर, दीप भैया प्रेसिडेंट महामंत्री,
professional seniors, learned advocates, chartered accountants and friends. Very good evening to all of you. आज का ये बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन रहा है। इसके लिए फिस्कल लॉ रिसर्च कमेटी के सभी मेंबर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। स्पेशली उसके चेयरमैन धर्मेंद्र भैया का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनका एक सार्थक प्रयास है कि जितने भी हमारे प्रोफेशनल ब्रदर्स हमारे इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं उनको कुछ ना कुछ कहीं न कहीं अपने प्रोफेशनल वर्क में कोई इश्यूज आते हैं, उनको सजेशन लेके एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर उस सजेशन को प्रेजेंट करना एक बहुत बड़ा काम है। और इस सजेशन में हमारे के सर ने, सजान सर ने, शिशिर भैया ने, राजीव गुप्ता सर ने, प्रशांत भैया ने, अशोक शुक्ला सर ने और महेश स्वरूप निगम सर ने, विनोद सिंह ने, राजकुमार गुप्ता, मुकुंद गुप्ता, प्रवीण भार्गवा, शैलेंद्र कुमार वाजपेयी, बसंत लाल गुप्ता जी जिन्होंने कहा कि 50,000 से जो है 1 लाख की होनी चाहिए, मनीष पाल सर ने भी एक अच्छा सजेशन दिया है, धर्मेंद्र सर ने हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग उस पर सजेशन दिया है। जो आप लोग सजेशन लेके आ रहे हैं इसके लिए ये कमेटी आप लोगों का बहुत धन्यवाद देती है। और आज के होस्ट हमारे अम्बरीश टंडन जी हैं, इनका भी इस सार्थक प्रयास में अहम योगदान है। आपका भी बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच बरेली से आए हुए शिशिर मल्होत्रा जी जो बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन भी हैं, आप वहां से आए, आपने भी अपना पक्ष यहाँ पे रखा और हम पूरे बार की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप हमारे बीच आए, आपने जो प्रण लिया है वो प्रण पूरा हो और आप जीत कर आगे आए, इसके लिए हम लोग आपको शुभकामनाएं देते हैं। और अंत में जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पे आए हुए हैं, समय निकाल के आए हुए हैं, अपना सजेशन दिया है, कुछ प्रिंट मीडिया के आए हैं, कुछ हमारे ये कैमरामैन भी हैं, ये भी पर्टिकुलर एक सजेशन को कैप्चर कर रहे हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद। और हमारे शैलेंद्र सर ने भी उसको कंक्लूड करते हुए एक नटशेल में एक बात कही है कि किसी का भी सजेशन अगर बिल में वो एक्ट में आता है, बिल में प्रेजेंट होता है, निकल के आता है, तो एक उसको गिफ्ट दिया जाएगा। जो हमारे संतोष भैया ने कहा वो कैश में होगा या काइंड में होगा, तो हमारे संतोष भैया का जो एक प्रयास था कॉम्बो होना चाहिए। हम शैलेंद्र सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बार एक कह रहे थे उसको कॉम्बो में कन्वर्ट करिए, क्योंकि हम संतोष भैया की बात को हम लोग नकार नहीं सकते। इसलिए संतोष भैया आपका भी बहुत धन्यवाद। अंत में आप सब लोग यहाँ पे आए, बहुत अच्छा सेशन रहा, आप सबका भी बहुत धन्यवाद। अब एक बार रिक्वेस्ट है कि खड़े हो जाए राष्ट्रगान के लिए प्लीज। थैंक यू।